इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही आज हम लोग को पहले तो इंट्रोडक्शन लेना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है क्या, और अपना ज्यादा फोकस रखना है गैल्वेनिक सेल के ऊपर। और गैल्वेनिक सेल में भी ज्यादा फोकस हम रखेंगे गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन पर, उसकी वर्किंग पर। ये रिकॉल करेंगे, समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल बनता कैसे और काम कैसे करता है। और इसके साथ साथ ये समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनका पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और इनके पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर करेंगे, तो फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आपको सिंपल वर्ड में डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो उन कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है जो कॉन्सेप्ट हमें यह बताते हैं कि कैसे हमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपस में इंटरचेंज करना है। केमिकल एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो भी इसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ोगे, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। पर ये दोनों प्रोसेस अलग अलग डिवाइसेस में होते हैं। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और ऐसी फिजिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज के लेक्चर में हमें अपना मेन फोकस रखना है गैल्वेनिक सेल के ऊपर, और फिर जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को बहुत डिटेल में समझ जाएंगे तो हम लोग फिर मूव करेंगे डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर। तो हमें ये बात तो रफली समझ में आ गई कि गैल्वेनिक सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लेकिन ये करता कैसे है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो गैल्वेनिक सेल रिडॉक्स रिएक्शन में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से एक रिडॉक्स रिएक्शन को अकर कराते हैं। यानी कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर अगर हमें केमिस्ट्री का प्रॉपर डिस्कशन करना है तो हमें डिस्कशन करना होगा रिडॉक्स रिएक्शंस का। और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में छोटी सी बात बता दूं, आप सबको याद भी होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से रिडॉक्स रिएक्शन को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस रिडक्शन होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट भूल गया इस बात को तो रिकॉल कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है वो है मेरे भाई रिडक्शन। और इसी की हेल्प से हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों के अंदर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपस में इंटरचेंज करते हैं। कैसे करते हैं उसे समझने के लिए एक बार फटाफट एक केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी थी और बीच बीच में पढ़ते रहे उसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी है बहुत पहले कि अगर एक जिंक की रॉड को या जिंक की स्ट्रिप को हम डिप कर दे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो ये रिएक्शन परफॉर्म होती है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। रिएक्शन में आपको बताया गया है कि जिंक कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है और साथ में मेटालिक कॉपर हमें मिल जाता है। अब इस प्रोसेस के बारे में जो डिटेल्ड बात आपको समझनी है वो ये कि इस पूरे प्रोसेस में जिंक एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी अगर प्रॉपरली देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज करे हैं यही इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर प्रेजेंट है वो गेन कर लेते हैं, और कॉपर आयन ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जिसकी कॉपर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए कॉपर के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही जिंक को एक ऐसी चीज मिल गई जिसको वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके दे सकता है और वो है कॉपर आयन। तो जिंक तुरंत कॉपर आयन को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके देने लगता है और कॉपर आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन करने लगते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लोग रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन में जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, और कॉपर आयन जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब यूजुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन हम एक कंटेनर के अंदर कराते हैं, जो कि आपको यहां पर इस फिगर में दिख रहा है। इस फिगर में जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन एक्चुअली में क्या है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। और इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के अंदर दिख तो नहीं रहा है, पर मन की आंखों से देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे? कॉपर आयन। कॉपर आयन यहां पर प्रेजेंट होंगे, साथ में सल्फेट आयन भी प्रेजेंट होंगे, पर सल्फेट आयन यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन, यानी बस वो रिएक्शन को होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी चीज, ये हमने मेटालिक रॉड ले रखी है जिंक, और मेटालिक रॉड अगर जिंक की ले रखी है तो इस रॉड पे क्या होंगे? जिंक के एटम्स। तो जैसे ही जिंक के एटम्स को कॉपर आयंस दिखेंगे कांटेक्ट में अपने साथ, तो तुरंत जिंक एटम क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा। तो ये जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जिंक आयन जब बनेगा, तो ये जिंक आयन इस जिंक की प्लेट पे नहीं रह पाएगा, बल्कि वो आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट पर ही रहेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सॉल्यूशन में नहीं आ सकते, इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट पर ही रहते हैं। लेकिन मेटल की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो मेटल की प्लेट हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जैसे होगी उससे कॉपर आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे? कॉपर। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस लगातार चलता चला जाएगा। और देखो, आपको रिएक्शन के बाद का फिगर दिखाया गया है। रिएक्शन के बाद इस जिंक की प्लेट के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, और ये जो सॉल्यूशन है, ये देखो डार्क ब्लू कलर से बहुत लाइट ब्लू कलर हो गया है। एक्चुअल में सॉल्यूशन का डार्क ब्लू कलर था कॉपर आयन की वजह से, और कॉपर आयन धीरे धीरे क्या हो गए? डिसअपीयर हो रहे हैं, और वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाए, और अब सॉल्यूशन में आ जाएगा जिंक सल्फेट। तो यहां पर कुल मिला के हुआ क्या? इस बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिंक की प्लेट से कॉपर आयन के ऊपर, ठीक है? और ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है जिंक की प्लेट से किसके ऊपर? कॉपर आयन के ऊपर। अब जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्ट जिंक से कॉपर आयन पे कराने की बजाय अगर किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू कराया जाए, तो उस एक्सटर्नल वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो अपने आप ही उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। और करंट एक तरह की क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कुल मिला के गैल्वेनिक सेल, यही रिडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्ट वे में कराया जाता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। इस सेल में क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी जिंक सीधे अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? कॉपर आयन को। पर यही इलेक्ट्रॉन सीधे अगर ट्रांसफर करने की बजाय किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू कर दिए जाए, तो उस एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे, तो अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा? करंट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हमारे साइंटिस्टों को समझ में आया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करा सकते हैं, और इसकी वजह से हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है। और जैसे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, तो हमने क्या बना दी? एक नई डिवाइस, विच इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का जो प्रिंसिपल है वो यही है। उसी को फटाफट समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आपको एक बात बता दूं, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। डैनियल सेल खुद क्या है? डैनियल सेल खुद एक गैल्वेनिक सेल है। तो डैनियल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है? ये बोल सकते हो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, या स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो अगर हमें गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन को समझना है, तो उसके लिए बस डैनियल सेल को समझ लेते हैं। तो डैनियल सेल समझोगे तो वही चीज गैल्वेनिक सेल पर इंप्लीमेंट भी प्रॉपर्ली होगी। तो आपको एक बात बता दूं, डैनियल सेल क्या होता है? मैंने डैनियल सेल को ही क्यों पिक करा? क्योंकि डैनियल सेल वो सेल है जो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है, पर रिएक्शन वही वाली यूज करता है जो हम लोगों ने भी पढ़ी थी। रिएक्शन यही होगी, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि यहां पर जिंक और कॉपर आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्ट ना हो, बल्कि किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू। तो हम लोग डैनियल सेल को कुछ इस तरह से बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जिंक की एक रॉड लेते हैं, और इस रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, और इसी तरह से कॉपर की एक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, और इन दोनों रॉड्स को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को
एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसे डिटेल में भी आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करना। और हम लोगों ने जिंक की रॉड जब उसके सॉल्यूशन में डिप करी है तो ये जो कंपार्टमेंट बना है इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक इलेक्ट्रोड कंपार्टमेंट है। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे पूरा पूरा बोला जाता है हाफ सेल। तो ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल। और इसमें इनहेरेंटली जिंक वाले हाफ सेल में अपने आप ऑक्सीडेशन होता है, तो इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोला जाता है। और कॉपर वाले हाफ सेल के अंदर रिडक्शन होता है, तो इसे रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है फिर से समझ लीजिए। किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हमारे पास दो कंपार्टमेंट होंगे। एक कंपार्टमेंट जिसमें हमें ऑक्सीडेशन कराना है, एक कंपार्टमेंट जिसमें हमें रिडक्शन कराना है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट्स में जो इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल वायर से। और इसके साथ साथ एक जरूरी बात आपको याद रखनी है कि आप इलेक्ट्रोड जिस एलिमेंट का यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड यूज करा है, तो जिंक के इलेक्ट्रोड को हम लोग जिंक आयन के सॉल्यूशन में ही डिप करेंगे। जैसे यहां पर हमने जिंक सल्फेट लिया है, आप चाहो तो जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, आप चाहो तो जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हो। जिंक आयन जरूर होना चाहिए। देखो, अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या बोलोगे? भाई इस कंपार्टमेंट में अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक आयन होंगे और साथ में सल्फेट आयन होंगे। सिमिलरली जो दूसरा कंपार्टमेंट है, अगर उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा है, तो यहां पर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? कॉपर आयंस और साथ में सल्फेट आयंस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो गैल्वेनिक सेल में, या जो गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल काइंड है डैनियल सेल, इसमें हम जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन तो कराते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को डायरेक्टली कराने के बजाय इनडायरेक्टली कराते हैं। और कैसे? इससे पहले वाले एग्जांपल में देखो, हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डायरेक्ट क्या डिप कर दिया है? जिंक। लेकिन इस केस में हमने डैनियल सेल बनाने टाइम क्या करा है? जिंक को अलग रखा है और कॉपर को अलग रखा है। और एक जरूरी बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग इन दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग करेंगे तो वो कंपार्टमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए मैंने जिंक वाले कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया है? ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और कॉपर वाले रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था, तो इसलिए मैंने कॉपर वाले कंपार्टमेंट को बोल दिया है रिडक्शन हाफ सेल। और इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बन जाएगा? एक पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। यानी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ करंट। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स energy of redox reaction into electrical energy, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इफ somebody asked you भाई गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। एंड डैनियल सेल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल जिसमें हम लोग सेल को बनाने में ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट, जिसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, उसे जिंक और जिंक आयन के सॉल्यूशन से बनाएंगे और रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर और कॉपर आयन का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन तो हमें समझ में आया, ठीक है। अब इसके साथ ये समझेंगे कि अगर हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं डैनियल सेल का, जिसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो, तो ये काम कैसे करता है? ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे करेगा? यानी कुल मिलाके हम इस बारे में इंटरेस्टेड हैं कि ये गैल्वेनिक सेल, जिसे हम डैनियल सेल भी बोल रहे हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अच्छा, एक बात वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले ये तो हमें क्लियर हो रही है कि एक वायर में करंट तभी फ्लो हो सकता है जब उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। ये बात हम सबको पता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोग गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को समझेंगे।
आई होप यहां तक मैंने जो बातें बताई वो समझ में आई है, और कुछ छोटी मोटी बातें आपको अपने ध्यान में रखनी है जो गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, एक रिडक्शन हाफ सेल बोला जाता है जहां पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, चल अब इसकी वर्किंग को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं और ये समझते हैं कि गैल्वेनिक सेल कैसे एक्सटर्नल वायर में करंट जनरेट करता है और कैसे रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली अपना पूरा फोकस रखते हैं गैल्वेनिक सेल की वर्किंग के ऊपर। तो देखो ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आपको देखो वही सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ये हमारे पास क्या है, जिंक की एक रॉड है और इस जिंक की रॉड को हम लोगों ने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करा हुआ है। ये कॉपर की रॉड है जिसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करा हुआ है। ये इन दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट करने वाला सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है इन दोनों सोल्यूशन को यानी इन दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल रखना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना। बाकी एक्सटर्नल वायर के थ्रू हम लोगों ने जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब हमें ये देखना है कि यहां पर जिंक और कॉपर के बीच में जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में हमारी हेल्प करेगी। तो उसके लिए फटाफट देखते हैं। तो हमें पता है जिंक और कॉपर में कौन सा मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक की ज्यादा है। तो जैसे ही हम लोग जिंक की रॉड को जिंक के सोल्यूशन में डिप करेंगे, जिंक की रॉड को हम लोगों ने जिंक के सोल्यूशन में डिप करा है, जिंक के आयन के सोल्यूशन में, तो ये जो जिंक एटम है, ये जो जिंक एटम है, ये जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जैसे ही जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट होगा ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जिंक आयन जो जिंक एटम से बना है ये तो सोल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के ऊपर ही रहना प्रेफर करेंगे क्योंकि एक्चुअल में मेटल इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर, जबकि ये जो आयनिक सॉल्यूशन है इतना बढ़िया कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसी पर्टिकुलर मेटल के ऊपर रहना प्रेफर करते हैं। तो जिंक आयन बनने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिंक के मेटल रॉड के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि जिंक की मेटल रॉड एक वायर से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन इस जिंक की रॉड से होते हुए आगे कंडक्ट हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, मूव करने लगे। और इंपॉर्टेंट बात ये समझो, जब जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ होगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन बढ़ गए होंगे। भाई पहले अगर आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था तो जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, ये बात तो क्लियर हो रही है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, जिंक एटम रॉड से निकलकर जिंक आयन बन रहे हैं और वो सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं, और अगर वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो जिंक आयन का नंबर बढ़ने लगेगा, और अगर जिंक आयन का नंबर बढ़ने लगा तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से देखो Cl- आयन रश कर रहा है। हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतने, लेकिन वही वाली बात बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में मूव कर जाएंगे इसलिए जो सोल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, जिंक आयन के एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा पहले क्यों नहीं पॉजिटिवली चार्ज था, भाई पहले सोल्यूशन में क्या था, जिंक सल्फेट था, पहले सोल्यूशन में जिंक सल्फेट था, और जिंक सल्फेट का मतलब है जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। तो सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। शैल वी कंटिन्यू। तो अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस रॉड के थ्रू इस एक्सटर्नल सर्किट में मूव करेंगे। आराम से देखिएगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, एक्सटर्नल सर्किट में मूव करने लगे। कैन यू सी दैट? और ये कहां से मूव कर रहे हैं, जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ। और क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो डेफिनेटली ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। और अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन जिस कंपार्टमेंट में होगा उस कंपार्टमेंट को हम अपने आप क्या बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बहुत सही।
क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू मूव कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, और कॉपर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो कॉपर की रॉड ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही कॉपर की रॉड ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इस रॉड पे कैसा चार्ज आने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। और जैसे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रॉड को हमने डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, इस रॉड को हमने डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारे पास दो आयंस होंगे ना, कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस, जिनमें से कॉपर आयन कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज। तो एक बात समझो, अगर इस सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपके सामने बनाकर दिया गया है, अगर इसमें कॉपर आयन भी थे और सल्फेट आयन भी थे, और जिंक से आए हुए इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर कॉपर रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो ये सॉल्यूशन में से कौन से आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? कॉपर आयंस। और सॉल्यूशन में से अगर कॉपर आयंस रॉड के ऊपर जाने लगे तो धीरे धीरे कॉपर आयंस न्यूट्रलाइज होंगे, पर सॉल्यूशन में क्या बचे रह जाएंगे? सल्फेट आयंस। तो पहले तो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा था? कॉपर आयन। लेकिन अब वो कॉपर आयन किसके ऊपर जाने लगे? रॉड के ऊपर। और कॉपर आयन जब रॉड के ऊपर जाएंगे तो वो रॉड के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा करने पर ये जो कॉपर आयन सॉल्यूशन से आ रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? कम। और अगर कम होने लगे तो सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए जो हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया हुआ था, इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोगों ने ले रखा था KCl का सॉल्यूशन, तो K प्लस था और Cl माइनस। तो ये KCl क्या करने लगेगा? सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर यहां पर चलेगा। वही चीज यहां पर आपको दिखेगी। अब देखो यहां पर हुआ क्या, फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। रिडक्शन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? रिडक्शन वाले प्रोसेस में नोटिस करिएगा, रिडक्शन वाले प्रोसेस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे कॉपर पर पहुंचे, कॉपर की रॉड पे, तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन कॉपर की रॉड पे जाने लगे और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गए। और जैसे ही कॉपर एटम में कन्वर्ट हुए तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया। क्योंकि इस कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है तो इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। आई होप ये बात सारे लोग आराम से समझ पा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअल में जिंक से निकले हुए इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड के ऊपर गए हैं इस एक्सटर्नल सर्किट से, और अगर इस एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अपने आप इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और अगर इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में हम लोग बीच में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दे, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। यानी इस तरह से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और क्या क्या करते हैं बेसिकली? फंडा क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू करा रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने की वजह से उस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, और इस करंट को हम लोग कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने प्रॉपर वर्किंग बताई है डैनियल सेल की है, लेकिन यही प्रॉपर वर्किंग आपको हर गैल्वेनिक सेल में देखने को मिलेगी। यानी हर गैल्वेनिक सेल में क्या चीजें कॉमन होंगी? एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं ये एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे। रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट में ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, लेकिन जिस एक्सटर्नल वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होने लगेगा, और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। और सॉल्ट ब्रिज का काम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए साथ ही साथ सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना तो है ही, पर साथ ही साथ सर्किट को कंप्लीट करना भी। तो ये काम आता है सॉल्ट ब्रिज। आई होप ये बात सबको समझ में आई है प्रॉपरली, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से करंट प्रॉपरली यहां पर फ्लो होता है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात नोटिस करिए कि अगर ये प्रोसेस हर गैल्वेनिक सेल में होने वाला है जो हम लोग ने इस जगह पे पढ़ा है, तो इसका मतलब है हर गैल्वेनिक सेल में
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल से कहां होगा? रिडक्शन हाफ सेल में। ये बात तो सारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? एक्चुअल में बिल्कुल 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 करंट नीचे से भी जनरेट हो, लेकिन हमें एक्चुअल में करंट एक्सटर्नल सर्किट में चाहिए ना, हमें बीच में थोड़ी चाहिए, क्योंकि जो हमारे एक्वा सॉल्यूशन होते हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हिंडर्ड होता है, मेटालिक वायर्स का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हिंडर्ड नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम लोग करंट हमेशा एक्सटर्नल सर्किट से ही विड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन से नहीं, ठीक है। हम हमेशा एक्सटर्नल सर्किट से ही करंट को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कहानी होती है। अच्छा, अब यहां पर फिर से उस बात पर वापस आते हैं कि मैं आपको ये बता रहा था, अगर यही प्रॉपर वर्किंग हर गैल्वेनिक सेल में चलेगी तो हर गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा? ऑक्सीडेशन से रिडक्शन कंपार्टमेंट की तरफ। और करंट कहां से कहां फ्लो होगा? उल्टा, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट की तरफ। ये हर गैल्वेनिक सेल में होगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो दिस इज द प्रॉपर वर्किंग आइडिया ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अच्छा, लेकिन एक बात समझो, एक छोटी सी चीज और बताऊं जो इस एनिमेशन में नहीं दिखाई गई है पर आपको समझनी है। एक्चुअल में इस पूरे वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल था, उस गैल्वेनिक सेल में जिंक के एटम्स जिंक की रॉड को छोड़कर सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो जिंक की रॉड है अपने एटम लूज करने की वजह से धीरे धीरे क्या होने लगेगी? पतली होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी। और कॉपर पर क्या हो रहा है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो कॉपर की रॉड क्या होने लगेगी? आफ्टर सम टाइम मोटी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रॉन कॉपर की रॉड पर मूव करके गए वो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर पर रहना प्रेफर करते हैं, सॉल्यूशन में नहीं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर पर क्या होते हैं? एक्युमुलेट होते हैं, तो सॉल्यूशन से आने वाले कॉपर आयन उन्हें न्यूट्रलाइज करने लगते हैं और पूरा का पूरा फ्लो बन जाता है चार्जेस का और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे रिडक्शन वाला कंपार्टमेंट मोटा होता चला जाएगा, रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये आइडिया सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो दिस इज द प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ये डैनियल सेल के एग्जांपल से समझा है पर ये होता सभी में है। अच्छा, आप देखो फिजिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत डिटेल में पढ़ा है, सबको पता है। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है? ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्लियर है। और करंट का फ्लो कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, अगर इस पर्टिकुलर सेटअप में इलेक्ट्रॉन जिंक के कंपार्टमेंट से कॉपर कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इनमें से किस कंपार्टमेंट का पोटेंशियल हाई होगा और किस कंपार्टमेंट का पोटेंशियल लो होगा? तो रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल हाई होगा और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब है इन सेल्स के पास भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब अगर हमें इस सेल को और मैथमेटिकली स्टडी करना है और डिटेल स्टडी करना है तो हमें बात करनी पड़ेगी इस सेल के पोटेंशियल के बारे में। तो ये बात करनी है कि पोटेंशियल कहां से आया, उसे कैसे मेजर करते हैं और कैसे उन पोटेंशियल की हेल्प से सेल का पोटेंशियल निकाला जाता है। इन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे सेल आप यूटिलाइज करते रहोगे तो जो हमारा सेल, जो हमारे कॉपर आयन है सोल्यूशन से खत्म हो जाएंगे और जिंक की रॉड इनफ इलेक्ट्रॉन दे चुकी होगी, तो एक टाइम के बाद सेल क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर सेल को प्रॉपर वर्क करने के लिए कॉपर वाले सोल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा और जिंक की नई रॉड लगानी पड़ेगी। तो एक तरह से रिचार्जेबल सेल है और इन्हें केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है। शैल वी कंटिन्यू? चले, चलो। तो अब वही बात करते हैं भाई, वर्किंग जो मैंने आपको पूरी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है, वही वर्किंग यहां पर
नोट्स के फॉर्म में लिख दी गई है, क्योंकि अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो जब आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो कहते हैं तहस नहस कर दोगे। तो ये प्रॉपर वर्किंग लिखी हुई है, आप इन स्टेप्स को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सारी कहानी लिखी हुई है, आप वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल को यहां पर प्रॉपर्ली इन्हीं वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो वर्किंग का आइडिया समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या था और उसका फंक्शन क्या था, हालांकि मैंने बता दिया है बट फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो, सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करती है, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जैसे कि KCl हो गया, AgNO3 हो गया, या इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स का बना हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जो वाटर में डालने पर आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे AgNO3 हो गया, KCl हो गया। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज को, यानी सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रखा है, उसे एक यू शेप की ग्लास ट्यूब में उल्टा करके रखा हुआ है। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो ये एक्वा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पूरा पूरा फैल जाएगा यार। तो हम लोग करते क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन फैले ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में AgNO3 या KCl का जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं अगर अगर, वो डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, ये अगर अगर जो सब्सटेंस है ये हमारे सॉल्यूशन को जेली लाइक स्ट्रक्चर दे देता है। जैसे जैम या जेली देखिए वैसा स्ट्रक्चर। अब जैम या जेली के शीशे अगर आप उल्टी करो तो आसानी से जैम गिरता नहीं है, ठीक है, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है जैम को निकालने के लिए। और इसी तरह से उसके फ्लो को और रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कॉटन प्लग लगा देते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो गिरे ना, ठीक है, वो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में, स्टिक और थिकी सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्ट ब्रिज के अंदर ही रहे, ठीक है। उसका काम क्या है, बस आयंस को मूव करते रहने देना और दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तो सॉल्ट ब्रिज बना किसका होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। सॉल्यूशन होता है अगर अगर के साथ बनाया जाता है ताकि स्टिकी रहे, और सॉल्यूशन में इस यू शेप की ग्लास ट्यूब के अंदर अगर आप भरो तो वो गिरे ना। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन दोनों ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट और रिडक्शन कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, और दूसरा सर्किट को कंप्लीट करना। इसके साथ साथ एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज हमारी जो सेल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है उसको इक्विलिब्रियम आने से भी रोकता है, ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम आने से भी रोकता है। इसका डिटेल डिस्कशन थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है, जब हम लोग प्रॉपरली फंक्शन समझ जाएंगे कि एक्चुअल में जो हमारा गैल्वेनिक सेल है केमिकल रिएक्शन वाइज कैसे काम करता है, तब इस प्रॉपर आइडिया को और डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ठीक है। फिलहाल सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना और साथ ही साथ सर्किट को कंप्लीट करना है, और दूसरी चीज इक्विलिब्रियम आने से भी रोकता है। कैसे रोकता है उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमें ये तो पता है कि गैल्वेनिक सेल में एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट रिडक्शन है, उसमें अलग अलग रिएक्शन हो रही है, तो ये सारी चीजें शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे दोगे आप, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बड़ा सिंपल आइडिया होता है। जैसे मान लो ये गैल्वेनिक सेल है, वही डैनियल सेल, अगर मुझे बस इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस तरह से कि हमें सारी बातें पता चल जाए यहां हो क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। रूल ये होता है कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन पार्ट को पहले रिप्रेजेंट करोगे और रिडक्शन पार्ट को हमेशा बाद में। ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए हम लोग दो पैरेलल लाइन शो कर देते हैं, जो कि इस तरह से। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन। अच्छा, अब जो ऑक्सीडेशन वाला कंपार्टमेंट है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पर हो रही है उसे हम लोग डिनोट कर देते हैं सिंबॉलिकली। जैसे डैनियल सेल में जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हम लोग इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर देंगे कि जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे थे। और जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो वैसे तो हम लोग यूजुअली एरो के हेल्प से शो करते हैं, पर
गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में यहाँ एरो लगाने की बजाय हम लोग लगाते हैं एक स्ट्रेट लाइन, और फिर ये दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, और फिर हम लोग रिडक्शन वाली रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, रिडक्शन वाली रिएक्शन, और पहले क्या लिखा, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। इसे बैलेंस लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। आप इस रिएक्शन को और चाहो तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को आप और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। देखो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में हम सारी बातें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, कि जैसे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आए, बीच में दो पैरेलल लाइन है, तो आप समझ जाना ये गैल्वेनिक सेल है। दो पैरेलल लाइन के पीछे लिखा हुआ जो पार्ट है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाद वाला पार्ट है वो रिडक्शन हाफ सेल में होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ अगर आप इस इंफॉर्मेशन को, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, तो आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, ये जो आयंस है अगर ये सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो इनका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो आप उस कॉन्सेंट्रेशन को भी यहां पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कि 1 मोलर सोल्यूशन है, या आप बता सकते हो 2 मोलर है, 0.5 मोलर है, जितना भी है। ऐसे ही जो आयंस हैं, इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप उनका कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकते हो। अगर मान लो गैस फॉर्म में कोई चीज प्रेजेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे प्रेशर भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे पहचानोगे गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, दो पैरेलल लाइंस के लेफ्ट साइड पे जो भी पार्ट है वो एक्चुअल में रिडक्शन, वो हमारे गैल्वेनिक सेल के ऑक्सीडेशन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट साइड वाला पार्ट रिडक्शन को। और हमेशा रिएक्शन को लेफ्ट से राइट रीड करोगे, यानी यहां पर रिएक्शन रीड करोगे कि जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पर रिएक्शन रीड करोगे कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, कई बार रिप्रेजेंट करते टाइम आप जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ये लिखने की बजाय आपने जिंक का जो सोल्यूशन यूज करा है आप उसे पूरा पूरा लिख सकते हो। जैसे यहां पर जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ये लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया है कि जिंक इज इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सल्फेट। इस लाइन को आप ऐसा मान सकते हो ये सरफेस बाउंड्री है जो जिंक और जिंक आयन को सेपरेट करती है। भाई यहां पर देखो इस रॉड के ऊपर जिंक एटम है, और बाहर क्या है, जिंक आयन। तो जिंक एटम और जिंक आयन आपस में कांटेक्ट में है, लेकिन उनके बीच में एक सरफेस बाउंड्री है। तो इस लाइन को आप समझो ये सरफेस बाउंड्री है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने इलेक्ट्रोड में जो एलिमेंट यूज करा है उस एलिमेंट को जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप करा है, आप रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे चाहो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, वो भी अलाउड है। तो इस तरह का कोई भी रिप्रेजेंटेशन आए तो आप समझ जाना ये रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का है, और हमेशा पहला वाला पार्ट ऑक्सीडेशन होगा और बाद वाला पार्ट रिडक्शन होगा। आई होप ये सारी बातें सबको क्लियर हो रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन आएगा, और वो आएगा ऐसे इलेक्ट्रोड्स का जिनमें हम लोग गैस यूज करेंगे। अभी इस इलेक्ट्रोड में हम लोगों ने क्या यूज करा हुआ है, मेटल। मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है, आराम से उसकी रॉड बन सकती है, तो हम लोग आराम से उस रॉड को उसके सोल्यूशन में, उसी मेटल के सोल्यूशन में डिप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का एक हाफ सेल बनाना है, अब हाइड्रोजन का हम लोग सॉलिड रॉड नहीं बना सकते, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे, वो एक बड़ा ही स्पेशल केस होता है। तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जो कि है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वहीं पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर गैस इलेक्ट्रोड हमारे पास आया है तो गैस इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गैस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन मेटालिक इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन से काफी डिफरेंट होता है, तो वो चीज वहीं पर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। पर फिलहाल मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो समझ में आ गया, कैसे रिएक्शन को और कैसे गैल्वेनिक सेल को रीड कर रहे हैं वो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, गुड टू हियर। तो अब अगली चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो मैंने आपको बताया, अब
अच्छा मैं फिर से बता दूं, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया गया और आपको इस रिप्रेजेंटेशन को देखकर यह डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हो रही है और रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हो रही है, तो हमेशा इन दो पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी और राइट साइड पे रिडक्शन वाली, और रिएक्शन को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रीड करोगे आप। यानी इस ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट में जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, आप ऐसे ही इसे रीड करोगे। हमेशा रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट ही रीड करा जाएगा रिप्रेजेंटेशन में। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबली अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक मिनट ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं और मैंने आपको बोला कि एक गैल्वेनिक सेल का मैंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, ठीक है। मैंने कहा ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, आप इस गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। रिप्रेजेंट द redox reaction involved in this galvanic cell. Redox reaction involved in this galvanic cell. तो कैसे करोगे, चलो देखते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने तुरंत देखा ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके पहले वाला पार्ट दरअसल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और आपको एक बात बता दूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का एक और नाम होता है एनोड कंपार्टमेंट। याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस भी कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसे एनोड बोलोगे, और जहां पर भी रिडक्शन हो रहा होगा उसे आप कैथोड बोलोगे। तो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपार्टमेंट के दो नाम और भी क्या हैं, एनोड और कैथोड। अब आपने अगर गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन लिखनी है तो आपको पता है ये एनोड वाले कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इसे रीड करोगे तो आप X हमारा एलिमेंट हो जाएगा, उससे आप क्या बना दोगे X2+। लेकिन एक रिएक्शन में चार्ज और एटम दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो एटम X तो बैलेंस है पर प्रोडक्ट साइड पे 2+ चार्ज है, रिएक्टेंट साइड पे न्यूट्रल चार्ज है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे प्रोडक्ट साइड पे आप क्या ले लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ऐसे रिडक्शन वाली रिएक्शन को आपको लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है, तो यहां पर क्या होगा, Y प्लस क्या बना रहा है, Y बना रहा है। तो एटम तो बैलेंस है Y और Y, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे Y प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि वहां सिर्फ Y है, कोई और चार्ज वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज को बैलेंस करना भी यहां जरूरी है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन प्रोसेस में गेन होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, पर रिडक्शन में कितने, सॉरी ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए पर रिडक्शन में कितने गेन हो रहे हैं, 1। इसका मतलब है अभी ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपने क्यों करा, ताकि रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हो जितने ऑक्सीडेशन में लूज हो रहे। और अब अगर इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दोगे तो जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आएगा वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन का। ये क्या है, दिस इज, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैल्वेनिक सेल। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो एक छोटी सी बात, टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल इक्वेशन बना रहे हो, इसे हम लोग सेल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आप सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल इक्वेशन बना रहे हो तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं रिडक्शन में उतने ही गेन होने चाहिए। और अगर दोनों बराबर नहीं है तो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए, तब जाकर सेल इक्वेशन बनेगी, जो कि एक पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है ये आइडिया? आगे डिस्कस करें। तो अगली चीज जो हम लोग को पढ़नी है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मैंने पहले भी बताया
कि एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट से रिडक्शन कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट के पास भी पोटेंशियल होगा जो कि लो पोटेंशियल होगा, और रिडक्शन कंपार्टमेंट के पास पोटेंशियल होगा जो कि हाई पोटेंशियल होगा। तो ये पोटेंशियल जो होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमें इसको समझना है ये आया कहां से और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बात करते हैं